बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गर्दन कट चुकी है और साथ में कमर भी बुरी तरह से दुख रही है। पैदा करना तो मुश्किल है पर पालना तो इससे भी जानलेवा साबित हो रहा है। ज़िबैश ने गर्दन को दाएं बाएं झटकते हुए अपनी तकलीफ बयान की। ऐसे बोलकर नाशुक्री थोड़ी करते हैं, इधर हो मैं आपके कंधे दबा दूँ। कंधे दबाने से मेरी नींद तो नहीं पूरी होने दी। कंधे दबाने से मेरी नींद तो नहीं पूरी होने वाली। मुझे कम अज़ कम 8-10 घंटों की पुरसुकून मुसलसल नींद चाहिए। आयत अब्दुर्रहमान को मैं खुद देख लूँगा, आप सो जाना। सुमैर ने फ़ौरन हल पेश किया। कानों में जब रौनक की आवाज़ें मुसलसल पड़ेंगी तो क्या मैं सो पाऊँगी? नानी दादी पास होती तो उनके तजर्बे की बुनियाद पर इन मासूमों का रोना भी मुझे परेशान ना करता। अब नानी दादी तो नहीं, क्या किया जाए? सुमैर ने ज़ेबा के कंधों को दबाते हुए हाथ रोककर पूछा। ज़ेबा ने हिम्मत जमा करके बिलाखिर अपना मुद्दा बयां करने की ठान ली। वो भाई भाभी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि भाभी मुझे अब्दुर्रहमान को बेहतर तरीके से संभालने की गुर सिखा सके। और वैसे भी मुझे तो उनकी नैपी तक बदलना भी नहीं आती। बुझा के उन्हें कपड़े पहना सकूँ। मुझे तो उनके कपड़े तब्दील करते हुए भी खौफ आता है कि कहीं उनकी नाजुक हड्डियाँ ना तोड़ दूँ। उन्हें नहलाने का सोचकर तो मुझे रोना आता है। आपको पता है हेल्थ विजिटर ने उन्हें तकरीबन हर रोज़ या फिर हर दूसरे दिन नहलाने का बोला है। एक तो आप बहुत जल्द मामूली बातों पर घबरा जाती हैं। माँ बुज़दिल हो तो बच्चे भी बुज़दिली का शिकार हो जाते हैं। पर सुमीर, बुज़दिली तो हरगिज़ नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में ये नतजर्बा कारी है। भाभी और आपकी बाजी तो हर रोज़ मुझे देखने संभालने नहीं आ सकती हैं। उनके अपने बच्चे, अपने मसाइल हैं। अगर मैं भाई के घर एक हफ्ते के लिए रुक जाऊंगी तो सब के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और फिर आप भी अपनी नींद पूरी कर लेना। ज़िबैश ने मुल्तजी लहजे में तमाम हक़ाइक़ सुमैर के गोश गुजार कर दिए। मैंने काम से हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी है। मैं सारे घर के काम खुद ही बखूबी निपटा सकता हूँ, लिहाजा मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और आप भी दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना छोड़ दो। खुद से सब करोगी तो सीख जाओगी। सुमीर, इस हालत में मुझे किसी औरत की अशद ज़रूरत है। आप समझने की कोशिश करें। आपको शोहर से ज़्यादा किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस एक बार कह दिया, अब कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों की देखभाल कर सकता हूँ। सुमैर, कौन कहता है आप ये सब नहीं कर सकते? मगर मुझे मखसूस देखभाल की ज़रूरत है। आप समझने की कोशिश करें। ज़िबैश जुमला मुकम्मल करते हुए फूट फूट कर रो दी। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है, आप मामूली बातों पर रोने क्यों बैठ जाती हैं? आप में सब्र नाम की कोई चीज़ है? ये बेसब्री नहीं है, ये मेरी मजबूरी है जिसे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ज़हनी जिस्मानी दोनों तरह के आराम की ज़रूरत है। ज़िबैश ज़ारों को तार रोते हुए फोड़े की तरह दुखते जिस्म को घसीट कर बिस्तर पर ढह गई। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। ऐ ज़िबा, तेरे पास 2 मिनट हैं, शुरू हो जा। फिर शमसा ने हाँक लगाई। ज़िबा, जो कि पहले ही अपनी खिदमत पेश करने के लिए कमर कसे बैठी थी, फ़ौरन सुर बखेरने लगी। दिल दीवाना, फटा पजामा सी दो ना, ये है तहमत, इसे पजामा बना दो ना। दुनिया मांगे अपनी दुआ में, मैं तो मांगू सालन। गोल दायरे में सभी नौजवान मछली 2 शीज़ाएँ ज़िबैश 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 के नारे लगाने लगी। एक कोशिश और हो जाए। ऐसे ज़मीन और आसमान उनके सिवा जानना कहाँ। बढ़ती रहे ये महंगाई, होता रहे हर दम ऐलान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ज़ेबा एक और यार कहकों के साथ फरमाइश। शोर दोबारा बढ़ने लगा। बस अब आखिरी है। ज़िबैश ने ऐलान आम कर दिया। इरशाद इरशाद। मंचली 2 चीज़ों की सदाएँ बुलंद होने लगी। आज एक लड़की ने पिटवा दिया दीवाने को, क्योंकि मजबूर हो गई हुई थी ट्यूशन जानने को। ये जो टन टन की आवाज़ है, ये वो दीवाना हो, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से बेगाना हो, बहुत मजबूर है, गमों से चूर है ये। नामुलूद बच्चों को बमुश्किल सुलाकर ज़िबैश का बैठे बैठे ध्यान 1.5 बरस कबल वाली यादों में खो गया। मेरी ज़िंदगी इस 1.5 साल में किस कदर बदल चुकी है। सुमैर मेरे जज्बात और एहसासात की परवाह क्यों नहीं करते हैं? ये तो मेरी हर जायज़ ख्वाहिशात को डंके की चोट पर रद्द करते हैं। टप टप मोती उसकी आंखों से झरने लगे। ऐ काश पाकिस्तानी वाली वही सैलियाँ दोबारा मिल जाएं या फिर वही वक्त लौट आए। अम्मी जी, आप बिलावजह परेशान हो रही हैं। सुमैर को घर के तमाम काम करने आते हैं। हफ्ता भर घर ही रहे हैं, अब मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। फिर भी ज़ेबा, अम्मी ने दुहाई दी,
امی بچے تانگ نہیں کرتے ہیں، بس دودھ پی کر سوتے رہتے ہیں، بعض اوقات تو انہیں زبردستی جگانا پڑتا ہے۔ زیبا تمہیں خالص دیسی خوراک کی ضرورت ہے، ابھی کوئی لندن آنے والا نہیں ہے ورنہ پنجیری بنا کر بھیج دیتی، اب یہ سب سمیر تو نہیں بنا کر دے سکتا، اور گھر میں ایک ہی بزرگ تمہارے سسر تھے جو اب فیض ٹاؤن کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ امی وہ کہتے ہیں انہیں اب پاکستان ہی رہنا ہے، یہاں کی آب و ہوا ان کی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، ساری عمر یہیں پر گزارنے کے باوجود بھی اب ان کا دل یہاں سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے تو ہر وقت تمہارے کھانے پینے کی فکر رہتی ہے۔ امی سمیر کی باجی بہت اچھی ہیں، گہے گہے کھانا پکا کر دے جاتی ہیں، اور پھر بھابھی بھی تو ہیں، وہ بھی آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ آپ بس میری طرف سے بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں، ایسے وقت کال باندھ تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی امی، سمیر نے کسی سے نیا کوڈ لیا ہے، 15-20 منٹ بات کر سکتی ہوں۔ زبا میں نے سنا ہے تیرے گھر کے دروازے پر دستک کے لیے گھنٹی بھی نہیں ہے۔ امی دراصل وہ سمیر گھنٹی پسند نہیں کرتے ہیں، تو جب کوئی مہمان آئے تو کیا کرے؟ سنا ہے وہاں پر اوپر نیچے گھر کا انتظام ہوتا ہے۔ امی یہاں پر جو بھی آتا ہے فون کر کے پہلے سے مطلع کر دیتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ زبیش نے ماں کو تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی، جبکہ وہ خود سمیر کو اس انوکھی منطق پر حیران تھی۔ چلو بیٹی تم سکھی ہو، خوشحال ہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ یوں سمجھو تمہاری باتیں سن کر ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ تمہارے بھائی بھابھی بتا رہے تھے زیبا بہت سمجھدار اور سنجیدہ ہو گئی ہے۔ امی کی باتیں سن کر زیبا کی آنکھیں یک دم چھلکنے لگی تو بچوں کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ امی اپنا بھرم قائم رکھنا کس قدر مشکل ہے، وہ وہیں فون کے قریب نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ سمیر بنیادی ضروریات زندگی میں کوتاہی ہرگز نہ کرتا، مگر زبیش کی جذبات و احساسات اس کی نظر میں بچپنا اور بے وقوفی تھی۔ اس کی نظر میں زبیش کا مشورہ یا جائز خواہش بھی وقت کا ضیاع تھا۔ چل بڑی زبیش اس گھٹن زدہ ماحول میں یہی سوچتی رہتی کہ وہ کیسے سمیر کو خوش کرے، کون سا ایسا ہتھیار ہو جس سے وہ زبیش کا قدردان بن جائے۔ اسی تک دو میں وقت سرکنے لگا۔ سنیں، زبیش نے کھانا چن کر سمیر کو مخاطب کیا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، امی ابو سبھی عبداللہ عبدالرحمن کو دیکھنا ملنا چاہتے ہیں، اور مجھے خود وہ سب بہت یاد آتے ہیں۔ اب تو یہ دونوں بھی 2.5 سال کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ زیبا نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنسوں کو پیا، جبکہ سمیر خاموشی سے کھانے میں محو رہا۔ بچے پاکستان جا کر بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہر وقت اپنا ہی سوچتی ہو تو اس کا مطلب ہے میں پاکستان کبھی بھی نہیں جا پاؤں گی؟ آپ کو بچوں سے زیادہ پاکستان عزیز ہے۔ سمیر نے زبیش کو بیزاری سے دیکھ کر بولا، یہ کیا فضول بات ہے؟ وہ ضد ہو کر دھاڑی، اب میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ سمیر نے مدم مگر تذلیل زدہ لہجے میں بول کر کھانا جاری رکھا، مجھ میں تمیز بھی ہے اور سمجھ بوجھ بھی ہے، نہ آپ بچوں کا کوئی ویڈیو بنانے دیتے ہیں اور نہ کوئی تصویر لینے دیتی ہیں، تو میرے میکے کیسے انہیں دیکھیں گے؟ میرے والدین کو چاہے وہ میرے بچوں کو دیکھیں، ان کے لاڈ اٹھائیں، میرے بچے ان کے بھی کچھ لگتے ہیں، اگر انہیں بیٹی پیاری ہے تو بیٹی کی اولاد اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں ہر لحاظ سے کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، مگر آپ ہر وقت بے حسی کی حدوں کو چھوتے ہیں۔ زبیش نے بلند آواز میں بھڑکتے ہوئے دل کی بڑاس نکالی۔ پاکستانی لڑکیاں بڑی فرمانبردار ہوتی ہیں، یہ مقولہ سوائے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کھانا، کپڑا، چھت، ہر چیز میسر ہے، اور خط کے ساتھ ساتھ فون پر بھی بات کروا دیتا ہوں، اس کے علاوہ آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ سمیر کے اس جوابی حملے نے زبیش کو جلا کر رکھ دیا۔ ہاں، ہوتی ہیں پاکستانی لڑکیاں فرمان بردار، مگر جیسی فرمانبرداری آپ چاہتے ہیں وہ سوائے غلامی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو بیوی نہیں، صرف ایک غلام چاہیے جو ہر وقت آپ کے اشاروں پر ناچتی رہے۔ آپ اپنے لب و لہجے پر غور کریں، کس لہجے میں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ جبکہ سمیر کا لہجہ ہنوز دھیما تھا۔ میرے لہجے کی بڑی فکر ہے، کبھی اپنی بے جا ناجائز پابندیوں پر غور کیا ہے؟ کبھی اپنے میری خواہش کو معتبر سمجھا ہے؟ آپ بس یہی سوچ کر ہر وقت مجھے دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سے آئی ہے، میرا کیا بگاڑ لگی؟ انگریزی زبان یہ نہیں جانتی ہے، بلکہ میں سیکھنے نہیں دیتا ہوں، اس کے علاوہ دیگر قانونی مسائل سے یہ بے خبر ہے۔ آپ کی نظر میں یہ 2% کی زبیش آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ آپ اپنی زبان سے یہ سب بول رہی ہو، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ آپ کہتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے برتاؤ کے ذریعے ہر وقت باور کرواتے رہتے ہیں۔ بعض باتیں کہی نہیں جاتی بلکہ زبردستی مسلط کی جاتی ہیں۔ یہ پابندیاں نہیں بلکہ میرا اصول ہے۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، اس گھر میں میری مرضی ہی چلے گی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ پاکستان ہمیشہ کے لیے لوٹ جاؤ۔ روتی تڑپتی زبیش ورطہ حیرت میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔
इस शख्स को तो मुझसे किसी किस्म का कोई जज्बाती लगाव ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसके साथ अपने वक्त का ज़िया कर रही हूँ। ज़बान गुंग होकर रह गई, बावजूद कोशिश के वो ये सब नहीं कह पाई, जबकि सुमैर अपना खाना ख़त्म करके हाथ धोने चल दिया। आज मैं अपनी प्यारी सी महापरा के लिए दही बल्ले और समोसे लाया हूँ, जब खाओगी तो खुद ही पता चल जाएगा। अदील ने महापरा को मोहब्बत से देखते हुए थैला उससे थमाया। भला हो जिसने देसी खानों की दुकान हमारे घर के बिल्कुल करीब खोल ली है। महपरा ने चहकते हुए सरगोशी में बोला, अदील अंकल को पता चल गया तो हम दोनों की शामत आ जानी है, बस जल्दी से एक प्लेट ले आओ, मैं सुबह फजर के बाद नीचे बावर्ची खाने में वापस रख आऊँगा। मुझे तो नहीं जाना नीचे, पहले ही दिन में अंकल किसी के साथ फ़ोन पर मेरी बुराइयां कर रहे थे। अब अगर उन्होंने मुझे ऊपर बर्तन लाते देख लिया तो फिर कल दिन में न जाने कितने मसाइल पैदा करेंगे। महपरा ने गमगीन लहजे में माजरत कर ली। महपरा आप क्यों गम खाती हो यार, कट्टा मरहल तो गुजर चुके हैं। अदील ने फुसर फुसर रोती महपरा के आंसू अपनी उंगलियों की पुरों से चुन लिए और मोहरे मोहब्बत शब्द की। अदील पता नहीं क्यों मुझे लगता हमारा वक्त कभी भी नहीं बदलेगा। अंकल हर वो बात और हर वो काम करते हैं जो हमें अजियत में मुबतला रखता है। भाई ये तो खालिस मायूसी हुई ना। अदील अंकल कभी भी नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे, पर हमारे हालात तो बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अब बस आखिरी 3 माह में हैं, फिर डिग्री मेरे हाथ में होगी। मैंने सोच लिया है बच्चों को तो मैं हाफिज़ कुरान बनाऊंगा और उन्हें गैर सरकारी इस्लामी स्कूल में भिजवाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो आप मेरा साथ दोगी ना। अदील ने मोहब्बत से चूर नज़र से महपरा को देखते हुए तस्दीक चाही। आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगी अदील, बस कभी कभी अंकल की अजीबोगरीब बातें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। मैं आपके साथ हूँ तो फिर परेशानी को हमेशा के लिए अलविदा बोल दो मेरी जान। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। महपरा रोना भूलकर अदील से मिलने वाली तवज्जो पर सरशार होने लगी। मैं सोच रहा हूँ अब नौकरी मिलने के बाद हम दोनों ने मिलकर पैसों को जमा करना है और मैं चाहता हूँ अपनी हलाल कमाई से अपना एक घर खरीदूँ जो कि मेरे बच्चों के लिए हो। जब ये होश संभाल लें तो उनकी ज़िंदगी में आसूदगी हो। ये मेरी तरह मामूली ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ना तरसें जैसे मैं तरसता रहा हूँ। अदील मेरा मकसद हरगिज़ भी आपको परेशान करना नहीं था। महपरा ने तड़प कर अपना चेहरा अदील के सीने में छुपा लिया। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो और जो ख़रीद कर लाया हूँ उसे जी भर कर खाओ, घबराओ नहीं, प्लेट मैं खुद ही ले आता हूँ। अल्ताफ़ भाई होम ऑफिस वाले मीडिया के हमरा दुकानों पर छापे मार रहे हैं। अब्दुल बासित ने ज़र पड़ते चेहरे के साथ मतला किया। मैंने गुज़श्ता साथ में बासित के नाम के साथ लफ्ज़ अब्दुल नहीं लिखा है। दौरान तहरीर एक बहन ने मेरी कोताही की निशानदेही करते हुए मेरी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाई, जिसके लिए मैं बहन की शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें किसने बताया? अल्ताफ़ भाई साजिद ने फ़ोन करके बताया है। तो फिर यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? दुकान के अकबी दरवाजे से भाग जाओ, इससे पहले वो चारों तरफ से दुकान को घेरे में ले लें। बदबख्तों साथ में मुझे भी मरवाओगे। अल्ताफ़ ने चंद मिनट में तमाम गैर कानूनी मुलाजमीन को रफू चक्कर हो जाने का अंदिया सुना दिया। 8-10 मुलाजमीन वाली दुकान में अब सिर्फ 4 मुलाजिम काम पर मामूर थे, जिनके पास बरतानिया में काम करने का इजाज़तनामा या फिर बरतानवी पासपोर्ट था। इस बार अगर बच गया तो ठीक, वरना मीडिया ने तो दस्तावेजी फिल्म तैयार करके सबको जहाज़ पर बिठाना है। अल्ताफ़ बुढ़ता बेकली से चंगड़ते फ़ोन की तरफ भागा। फ़ोन हाथ में ही था कि 8-10 लोगों का दस्ता अपने शर्तकार दिखाता दुकान का चप्पा छाने लगा। एन इस्लामिक कैमरामैन के साथ स्वाफी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। आज तो उम्मीद नहीं है ये लड़के बच पाए, पकड़े गए 10,000 पाउंड का जुर्माना कौन अदा करेगा? सोच में गलता अल्ताफ़ खुद एतमादी से स्वाफी और दीगर सरकारी अमले के सवालात के जवाब देने लगा, जबकि इस पर बच निकलने के आसार बहुत कम थे।